वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। समीर अब सोच में पड़ गया था। गौतम उसे पसंद था। इस रिश्ते को वो आंखें बंद करके मंजूर करना चाहता था। फिर इस रहस्य उद्घाटन के बाद कि गौतम गौतम नहीं सुहेल है और एक मुस्लिम खानदान का चश्मो चिराग है, बाकी की दुविधाएं भी खत्म थीं। पर फिर जैसे ये ताश का महल फरफरा कर गिर गया था। सारी बात ही कुछ से कुछ हो गई थी। गौतम उस शख्स का पोता निकला जिसने उसकी नमीरा की जिंदगी छीनी थी। ऐसे हत्यारे खानदान में अपनी बेटी कैसे ब्याह दे? समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करे, किससे मशवरा ले। गौतम को उसके दादा के जुर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि आखिर उसका अपना बाप भी तो कातिल ही था। समीर को याद था कि राजा सलीम की बहू और बेटे को, यानी कि गौतम के माँ बाप को, उसके बाप रोशन राय ने ही तो कत्ल करवाया था। ये बात आगे खुली जो कि खुलनी ही थी। तो फिर गौतम उर्फ सुहेल की क्या प्रतिक्रिया होगी? वो किस तरह एक पोती को कबूल करेगा जिसका दादा उसके माँ बाप का कातिल था? अब ये मामला एक तरफा नहीं, दो तरफा था। अभी तो समीर को ही गौतम को कबूल करने में हिचकिचाहट थी, और जब ये भेद खुलेगा कि समीर राय का बाप कौन है, तब क्या होगा? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे संभाले। हकीकतन वो इस लड़के को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता था। इस बारे में सोचते हुए कई दिन बीत गए थे, पर वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाया था। उलझन का शिकार हिना भी थी। उसे अपने अब्बू की खामोशी उलझन में डाले हुई थी। उधर हेमा स्कूल में मिलती और फिर घर में भी फोन करती तो एक ही सवाल किया जाता। हिना का भी एक ही जवाब होता। वो कह देती कि उसे नहीं पता कि उसके अब्बू के दिल में क्या चल रहा है। कुछ दिनों में स्कूल में छुट्टियां हो गई और अब हेमा के सुबह शाम फोन आ रहे थे, पर हिना उसे क्या खबर सुनाती? उसके पास कोई खबर थी ही कहां। और इधर हेमा हिना को फोन कर रही थी कि राजा वकार मामा सुखदेव के नाक में दम किए हुए हैं। वो भी मामा सुखदेव से बार बार सुहेल और नेहा की शादी के लिए जिद कर रहा था। मामा सुखदेव के बहाने भी कब तक चलते? उन्हें एक न एक दिन तो जवाब देना ही था। जब राजा वकार को महसूस हुआ कि उसे साफ जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो एक दिन खुद ही मुंबई आ गया। और उस दिन मामा सुखदेव और गौतम दोनों ही राजा वकार के सामने सर झुकाए बैठे थे, और वो उन दोनों को घूर रहा था। उन दोनों की खामोशी से उसे इतना तो समझ आ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि मामला निपट चुका है और फैसला हो चुका है। ऐसा फैसला जो उसकी बेटी के हक में नहीं था। हाँ भाई, बोलो। राजा वकार ने अपनी मूंछ पर ताव देते हुए अपनी नजरें गौतम पर गड़ा दी। गौतम ने अपनी झुकी हुई गर्दन उठाई, एक नजर अपने मामू को देखा, और मामू ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया।
सुखदेव कहना चाहता था कि जो कहना है कह डाल, बाकी देखा जाएगा। ताया अब्बू, बात यह है कि गौतम ने बात शुरू करी मगर उसकी जबान लड़खड़ा गई। देख भाई सुहेल, अगर तुझे मोहलत चाहिए तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अब मैं कोई मोहलत देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अगले महीने हर कीमत पर नेहा की शादी कर देना चाहता हूं। ताया अब्बू, बात यह है कि मैं माफी चाहता हूं। देख भाई सुहेल, मैं मिडिल फेल आदमी हूं। ये मुहावरेबाजी मेरी समझ से बाहर है। जो बात कहनी है खुलकर कहना। ताया अब्बू, मैं नेहा से शादी नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? राजा वकार के जहन में भी यह ख्याल नहीं आया था कि गौतम इस तरह की कोई बात मुंह से निकाल सकता था। उसने तस्दीक के लिए गौतम के कहे शब्द दोहराए। तू नेहा से शादी नहीं करना चाहता? मैं शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं। माफी को छोड़, पहले यह बता, तूने अभी यही कहा ना? जी हां, दरअसल बात यह है ताया अब्बू की। अरे भाड़ में गया ताया अब्बू, तूने ये कहा क्या सोचकर? क्या तू अपनी इस बात का अंजाम नहीं जानता? सुखदेव, तूने इसे बताया नहीं ना? भाई जी, बात यह है कि ओए, अब तू भी शर्मिंदगी, माफी की बात करेगा? ये शहर वाले एक तो शर्मिंदा बहुत होते हैं और माफी मांगते फिरते हैं। अब तुम मेरी बात सुनो और कान खोल कर। अगर तूने मेरी बेटी को छोड़ा तो फिर याद रख, तुझे जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा। अगर तू ये सोच रहा है कि मेरी बेटी को ठुकरा कर तू कहीं और शादी कर लेगा तो ऐसा हो नहीं सकता। और हां सुखदेव, ये बात इसे अच्छे से समझा देना और तुम खुद भी समझ लेना। चलता हूं मैं। मामा सुखदेव ने उसे लाख रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुका। राजा वकार के जाने के बाद यूं महसूस हुआ जैसे उस घर में मौत हो गई हो। और दूसरी तरफ समीर राय जब काफी दिन सोचने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो आखिरकार उसने हिना से बात करने का फैसला किया। रात को खाने के बाद वो हिना को बंगले के पीछे लॉन में ले गया और वो दोनों टहलने लगे। हिना समझ गई कि अब्बू कुछ बात करने की तैयारी में है, तो उसने कोई सवाल नहीं किया। बेटा, तू जानती है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी सहेली हिमा का भाई गौतम अपने मामू के साथ मुझसे मिलने आया था, है ना? जी अब्बू, मैं जानती हूं। हिना, मुझे नहीं पता कि उनकी आमद की खबर तुझे है या नहीं। हो सकता है उनके आने की वजह तुम्हें पता हो, या फिर हो सकता है तुम्हें ना भी पता हो। मैं बताता हूं कि वो क्यों आए थे। वैसे कितनी अजीब बात है कि इस रिश्ते के आने के पहले से ही मैं गौतम को तुम्हारे लिए चुन चुका था। मैं सोच रहा था इस बारे में तुमसे बात करके तुम्हारा फैसला भी सुन लूं और फिर बात आगे बढ़ाऊं। ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारी पसंद के बिना मैं कोई रिश्ता फाइनल नहीं करूंगा। खैर, ये रिश्ता देखकर मैं काफी खुश था। खास तौर पर यह हकीकत जानकर तो बहुत ही खुशी हुई कि अपने हिंदू मामा के साथ रह रहा गौतम हकीकत में एक मुस्लिम परिवार से है और उसका नाम सुहेल है। मैं इसलिए भी खुश था कि जो बात मेरे जहन में थी वो उधर भी अपना रंग दिखा रही थी। लेकिन शायद ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत में नहीं है बेटा। क्यों अब्बू? गौतम के मामू ने उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो कुछ बताया वो बस मैं एक हद तक ही सुन सका। उसके हालात सुनते ही मैं सकते में आ गया। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने अब्बू? है ना, गौतम का दादा तुम्हारी मां का कातिल है। हाँ, लेकिन अब्बू, इन लोगों ने इस कत्ल का इल्जाम अपने सर किस तरह लिया? ऐसा तो कोई नहीं करता। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की बेटा। उन्होंने इल्जाम लगाया तो तुम्हारे दादा के सर, जिससे चलती दुश्मनी के खौफ से ही सुहेल और हेमा अपने मामू के पास यहां आकर और हिंदू नाम अपना कर रहने को मजबूर हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस रोशन राय का वो जिक्र कर रहे हैं वो मेरा बाप था। अगर उन्हें मालूम होता तो शायद वो रिश्ता लेकर आने की हिम्मत ही ना करते। खैर, उन्होंने बताया कि गौतम के माँ बाप को रोशनगढ़ी के रोशन राय ने कत्ल करवाया और
और बेटा ये बात बिल्कुल सही है। क्या अब्बू? हाँ बेटा, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी मां को गौतम के दादा ने कत्ल करवाया। ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा, पर अब्बू इससे पहले तो आपने मां के बारे में दूसरी कहानी सुनाई थी ना। यही ना कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें और तुम्हारी मां को रेगिस्तान में छुड़वा दिया था ताकि तुम दोनों मर जाओ। हाँ 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 अब्बू, ये भी बात सच है बेटा। तुम्हारे दादा और मेरे बाप ने ही तुम मां बेटी की कत्ल की साजिश की थी। फिर गौतम का दादा बीच में कहां से आ गया और मां का कत्ल उसने किस तरह करवाया? बेटा बहुत सी बातें मैंने तुम्हें बता दी थी, कुछ गैर जरूरी बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई। तुम्हारे दादा दरअसल क्या थे ये मैंने तुम्हें खुलकर कभी नहीं बताया। फिलहाल हालात को समझने के लिए बस इतना जान लो कि तुम्हारे दादा एक इंतहाई संगदिल और हिंसक इंसान थे। अपनी आन के लिए अगर उन्हें मेरे कत्ल की भी जरूरत पड़ती तो यकीन करो वो कर गुजरते। गौतम के दादा राजा सलीम और तुम्हारे दादा रोशन राय दोनों एक जमाने में अच्छे दोस्त थे। फिर एक घोड़ी की वजह से उन दोनों के बीच मतभेद उभरे और कुछ ही समय में वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। छोटे में ये समझो कि दुश्मनी मोल लेने में तुम्हारे दादा ने पहल की। राजा सलीम की उस घोड़ी को मरवाया, फिर राजा सलीम की बहू यानी गौतम या सुहेल की मां को मरवाया। जवाब में राजा सलीम ने तुम्हारी मां को मरवाया जो ऊंट पर भटकती हुई कंगनपुर पहुंच गई थी। इस इंतकाम में तुम्हारे दादा ने गौतम के बाप राजा नसीम को कत्ल करवा दिया और तब से राजा सलीम मेरी जान का दुश्मन हो गया। मुझ पर कातिलाना हमले हुए। जब उसके बंदे मेरा कत्ल करने में नाकाम हुए तो राजा सलीम खुद मेरे कत्ल के लिए निकला। उसने बड़ी प्लानिंग से मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। वो मुझे कत्ल करने की बजाय गलती से खुद ही अपने मुलाजिम के हाथों मारा गया। तब जाकर कहीं ये सिलसिला रुका। तुम्हारे दादा ने जो जलील और हौलनाक मौत पाई है उसके बारे में तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। अब्बू, ये इंसान इस कदर संगदिल कैसे बन जाता है? दौलत, जायदाद, जमीन ये इंसान को शैतान बना देती है बेटा। अब्बू, तो फिर आप ऐसे क्यों नहीं हैं? आप भी तो अपने इलाके के हाकिम और जागीरदार हैं, है ना बेटा। दौलत का नशा सबसे बड़ा और खतरनाक है। इस नशे में डूबकर इंसान घमंड और गुरूर में चला जाता है। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझने लगता है और जब किसी को ताकत का नशा हो जाए तो वो उतरता नहीं है। वो नशा सिर्फ उसकी मौत के साथ ही जाता है। अच्छा, अब आगे की क्या बात है अब्बू? आपने क्या सोचा? बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुदरत ने हमारे साथ बड़ा अजीब खेल खेला है। जिस माहौल से मैं तुम्हें बचाकर और खुद बचकर यहां आया, उन हालात ने हमारा पीछा अभी तक छोड़ा ही नहीं। आदमी अच्छा बनना भी चाहे तो उसका बुरा और खून से सना हुआ अतीत उसे अच्छा बनने नहीं देता। अभी इस गौतम को हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम हो जाएगा तो वो इस रिश्ते को भी भूल जाएगा। ऐसी पोती से कौन शादी करेगा जिसका दादा लड़के के बाप का कातिल हो? लेकिन अब्बू, हम तो कातिल नहीं। हमने तो किसी का कत्ल नहीं किया। गौतम के वालिद तो किसी के कातिल नहीं थे। फिर हम क्यों डरे? मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं बेटा कि हमें अपना यह भयानक अतीत भूलना होगा। अब्बू, अगर आप मेरी बात माने तो जाकर गौतम के मामू को सब कुछ साफ साफ बता दें। अगर उन लोगों में इंसानियत होगी, अतीत को भूलने की ख्वाहिश होगी और दूसरों को माफ करने का जज्बा होगा तो ठीक है, वरना वो अपने घर खुश और हम अपने घर। हिना ने अपना दो टूक फैसला सुना दिया था। समीर उसे बड़ी खुशगवार हैरत से देख रहा था। जो फैसला वो खुद इतने दिनों से नहीं कर पाया था, वो फैसला हिना ने कुछ पलों में ही कर दिया था। समीर को महसूस हो रहा था कि उसके जहन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है।